हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन दिस क्विज सेशन। तो आज हम फिर से करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस लेंगे। इसके अलावा यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चंस को भी लेंगे इस क्विज सेशन में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो भी बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं सो दे कैन गो फॉर दीज डेडिकेटेड टेस्ट ऑप्शंस। जो अनअकैडमी की वेबसाइट है उस पर स्टोर का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आप ये जा सकते हैं। 2023 वाले बच्चे क्रैश कोर्स के लिए यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। पाथफाइंडर टीम की तरफ से ये ऑप्शन दिया जा रहा है जिसमें पूरा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ऑफर किया जा रहा है। 5999 होगी और यूजिंग द कोड आप भी लें। सब्सक्रिप्शन के लिंक टेलीग्राम पे आपको मिल जाते हैं, फ्री क्लास के लिंक भी यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाते हैं। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलर-डेनलॉस सिंड्रोम ये चर्चा में अभी था, तो इसके बारे में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है कि ये जो पर्टिकुलर सिंड्रोम है ये हमारे बॉडी के किस हिस्से को इम्पैक्ट कर रहा है। So this particular syndrome is a good group of inherited disorders that affect the nervous system, respiratory system, connective tissue, coronary arteries. तो इसका आंसर जाएगा कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ को ये हमारा इम्पैक्ट कर रहा है। जनरली आप देखेंगे इस सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है उसकी स्किन की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यू कैन से कि हाइपर एक तरह की एक्सटेंसिबिलिटी की कंडीशन होती है। ये देखिए ओवर स्ट्रेच यहाँ पे स्किन कर रही है। तो इस तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं जो इस ईडीएस सिंड्रोम के अंतर्गत आते हैं। ये रिसेंटली चर्चा में था और इसको लेके न्यूज़ के अंदर मेंशन भी किया गया था। हमारी स्किन के अलावा ये जॉइंट्स जो है इसको भी इम्पैक्ट करता है। हाइपर मोबिलिटी कॉज करता है जॉइंट्स की, टिश्यू को फ्रेजाइल बनाता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स को भी इम्पैक्ट करता है। दिस ईडीएस बेसिकली इंक्लूड्स 13 हेरिटेबल कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो कि जेनेटिकली जो है रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड ये होते हैं। तो ये साइंस एंड टेक से एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। दिस इज फ्रॉम द एनवायरनमेंट से आ जाएगा ये। एशियन एलिफेंट के बारे में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट यहाँ पे हैं, 3 स्टेटमेंट है। यू शुड डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट है एशियन एलिफेंट इज थ्रेटन बाय द हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो उनका जो हैबिटेट है जहाँ पे वो रह रहे हैं वो लॉस हो रहा है, वो डिग्रेड कर रहा है या फिर फ्रेगमेंटेशन है। तो क्या ये रीज़न है? सेकेंड है इनको लिस्ट किया गया है एंडेंजर्ड, IUCN की जो रेड लिस्ट है जहाँ पे थ्रेट परसेंट है, तो इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये इनके हैबिटेट के बारे में ही है। डज नॉट इनहेबिट एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, कि ये जो एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसमें नहीं रहते हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉर श्योर राइट, क्योंकि ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। एलिफेंट को लीजिए या किसी भी प्लांट एनिमल स्पीशीज़ को लीजिए, उनके रहने की जगह मतलब हैबिटेट अगर लॉस होगा तो फिर उनके लिए थ्रेट ही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉर श्योर राइट। जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो आपका ऑप्शन बी तो आंसर नहीं जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेमोराइज करने में। बट लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड कह रहा है कि एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं। ये नोट ध्यान से पढ़ना। तो आप देखोगे नहीं रहते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं ना एंड इन सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जहाँ पे सेमी एवरग्रीन भी है, वेस्टर्न घाट में भी आपके आ रहे हैं, तो वहाँ पे एलिफेंट की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट। जैसे ही आप थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हो यू विल गेट योर आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। एलिमिनेशन मेथड से भी हो रहा है और वैसे अगर आपको याद है तो भी आप कर सकते हो। इंडियन एलिफेंट जो है मेनलैंड एशिया के अंदर इंडिया के अलावा और काफ़ी सारे देशों में भी पाए जा रहे हैं और ये हर तरह के हैबिटेट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो डेसिडियस हो, पतझड़ी वन हो या फिर एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हर जगह पे एलिफेंट की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफ़ी चर्चा में रहा, इस पर हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया था। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। एक्सक्यूज मी। तो कौन पब्लिश कर रहा है, किसकी तरफ से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है रिलीज किया जाता है? क्या UNDP वो ऑर्गेनाइजेशन? सेकंड है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक कर रहा है कंट्रीज़ को 100 पॉइंट के स्केल पे, तो यहाँ पे 0 से 100 तक रैंक किया जा रहा है। तो किसी कंट्री का स्कोर अगर 0 है तो ये कह रहा है कि ये बेस्ट स्कोर है, 100 स्कोर है तो ये सबसे खराब स्कोर है। दिस इज द वर्स्ट स्कोर हियर ऑन दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? व्हाट शुड बी द आंसर? ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछ रखा है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पहले इफ्प्री की तरफ से ये रिलीज किया जाता था, बाद में अभी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लिव वो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
वो इसको रिलीज कर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाए। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट कि ये 100 पॉइंट स्केल पे इस तरीके से, सर आपका सी चला जाएगा। इफ्री पहले इसको रिलीज कर रहा था, लेकिन यूएस की एक संस्था है 2018 के बाद से इफ्री की जगह पे ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लिफ इनके द्वारा जो है रिलीज किया जा रहा है। तो 2016 में यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था, हमने किया भी था, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 107th रैंक इंडिया की इसमें आई है, 107वीं रैंक पे इंडिया है आउट ऑफ 121 कंट्री। ये थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी के इश्यूज भी हैं कि किस बेसिस पे आप ये रैंकिंग लेके आ रहे हैं एंड ऑल, क्योंकि क्या वाकई में स्थिति इतनी चिंताजनक है जितनी इंडिया है, को लेके काफ़ी डिबेट भी हुई थी। खैर वो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक हम बात करें, इसमें 4 मेजर कंपोनेंट यूज़ किए जा रहे हैं। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, आपका वेट कम है हाइट के हिसाब से, चाइल्ड स्टंटिंग आपकी एज के हिसाब से कम है, चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5 जो चाइल्ड है उनकी मोर्टेलिटी क्या है। 4 क्राइटेरिया पे आपकी रैंक डिसाइड हो। आगे आते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है 2013। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू द रूरल हाउस होल्ड। जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको पैसा डायरेक्ट यहाँ पे कौन अवेलेबल कराता है? क्या ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक अवेलेबल कराते हैं, नाबार्ड यहाँ पे अवेलेबल कराता है, या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक? इनमें से कौन कौन रूरल एरिया में जो है हाउस होल्ड उनको डायरेक्ट क्रेडिट एक्सेस अवेलेबल करा रहे हैं? देखो रीजनल रूरल बैंक तो बिल्कुल सही है। रूरल एरिया में मान लीजिए फार्मर्स हैं, उनको पैसा अवेलेबल कराना है तो रीजनल रूरल बैंक्स, जिनको आरआरबीज या ग्रामीण बैंक भी कहते हैं, ये डायरेक्ट वहाँ पे पैसा देते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही होगा, बी को कट करिए। सेकंड है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, दिस इज काइंड ऑफ एक्स टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटीज टू द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये यहाँ पे पैसा तो देता है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रहा है। प्लीज हैव ए लुक टू द क्वेश्चन, डायरेक्ट बोल रहा है ये, डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस। नबार्ड क्या करेगा? नबार्ड डायरेक्ट फार्मर को यहाँ पे ऐसा नहीं देगा, इस तरीके से नहीं देगा। ये क्या करेगा? रीजनल रूरल बैंक हो गया या फिर जो कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे एसबीआई वगैरह, उनको पैसा देगा, फिर वो आगे फार्मर या रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको आगे पैसा उपलब्ध कराए। तो नबार्ड इज बेसिकली अ काइंड ऑफ रीफाइनेंसिंग एजेंसी। रीफाइनेंसिंग इसका फंक्शन है, मतलब ये डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहा है, ये जो ऑलरेडी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको पैसा देगा, फिर वो आगे देगा। सेकंड ऑप्शन जैसे ही आपने एलिमिनेट किया, कैन यू गेट योर आंसर? आप देखिए सेकंड को हटाइए और आपको अपना आंसर। मे बी मैनी ऑफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस लैंड डेवलपमेंट बैंक, जिनका उद्देश्य भी जो है रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर से ही था, लेकिन अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता है, स्टिल यू कैन गेट योर एलिमिनेशन। अगेन दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन द प्रीलिम्स 2013। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द पार्लियामेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो पूरी की पूरी क्या कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए। सेकंड स्टेटमेंट है, यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर अ लेजिस्लेशन। कोई भी कानून बन रहा है तो उसके बारे में वो कम्युनिकेट प्रेसिडेंट तक भी जाएगा, क्या ऐसे प्रावधान है। 3 स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट का एक चैप्टर है बहुत, या फिर हम बात करें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल बात करते हैं यूनियन, उसका जो पूरा सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, हो सकता है फर्स्ट टाइम देखने में ये सही लग रहा हो, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्या है? हाउस ऑफ कॉमन, मतलब जो लोकसभा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लोकसभा में ही इस तरह से जो है चुनाव हो रहा है। अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करें, राज्यसभा का गणित पूरा अलग है, वहाँ पे पीआर मेथड है वो यूज़ हो रहा है, इस तरह से डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं ये रेस्पॉन्सिबल तो होंगे, लेकिन पार्लियामेंट के लिए नहीं होंगे। पार्लियामेंट में तो राज्यसभा भी आ गई है, केवल लोकसभा के लिए यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन भी है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। जैसे ही आपको पता चला स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, आपको आंसर मिल गया। अगेन एलिमिनेशन इज एट वर्क, एलिमिनेशन मेथड आपका वर्क पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा और यूपीएससी ने 2017 में इसको पूछा। ठीक है, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे हमेशा, ये जब क्विज सीरीज स्टार्ट हुई है उसके पहले सेशन से मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी 3 स्टेटमेंट आप देख लो, कोशिश करिए एलिमिनेशन वहाँ लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, लेकिन अगर लग रहा है सो ट्राई टू गो फॉर दैट बट यू गेट योर आंसर हियर। बी इज़ द राइट आंसर। जो रेलिवेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 75 है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि वो हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है।
आर्टिकल 78 में कम्युनिकेशन की बात की गई है कि प्रेसिडेंट को वो कम्युनिकेट किया जाएगा जो भी नया कानून। तो दिस इज ऑल इन दिस डेली क्विज सेशन का पीडीएफ, इसके जो लिंक है उसके लिए इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप पूरी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं 2024 और 25 वाले बच्चे। इवन 2023 का आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, कोर्स भी अवेलेबल है। क्या फ़ायदा है प्लस प्लेटफॉर्म का? यू गेट ऑल द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू क्रैक द एग्जाम। अनलिमिटेड एक्सेस है क्लासेस का, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग सेशन, आंसर राइटिंग, इनपुट्स एक्सेट्रा, ये आपको एक जगह पे मिल जाते हैं। 30% ऑफ चल रहा है, यूज़ द कोड RBLIVE, गेट दीज यूज डिस्काउंट्स। और अभी एक कॉम्बो ऑफर है जिसमें आपको जीएस के साथ सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक्सेस भी मिल जाता है। इसकी फीस केवल 50,000 रुपये है। अगेन यू कैन यूज़ दिस कोड RBLIVE टू गेट दिस यूज डिस्काउंट्स। आइकॉनिक में कुछ एडेड एडवांटेजेस के लिए भी जा सकते हैं, 0% मिलता है। सारे नए आपके जो हैं कर सकते हैं। EPFO के लिए अगर जा रहे हैं तो अनअकैडमी स्टोर पे या सब्सक्रिप्शन लिंक के थ्रू आप इसके लिए भी जा सकते हैं। और ओल्ड राजेंद्र नगर में पूरा ऑफलाइन कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी। This is all for today. Have a great day. Don't forget to like.